आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जब से भारत ने, मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है, 59 चीनी ऐप्स को बैन किया है, तब से हर किसी के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। ये ऐप्स बैन करने से क्या होगा, चीन को कितना नुकसान है, क्या भारत को भी नुकसान है? ऐप्स बैन करने के बाद क्या हर तरह के फोन्स में सारी की सारी वो 59 ऐप्स बैन हो जाएंगी? क्या सिर्फ नए डाउनलोड्स नहीं होंगे, पुरानी ऐप्स चलती रहेंगी? और तो और यहां तक सवाल है कि ये ऐप्स होती क्या हैं? इनसे आम आदमी जो कि हिंदुस्तान में इन सबको डाउनलोड करके यूज कर रहा था, उसको क्या फायदा था और अब क्या नुकसान होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको देने के लिए मेरे साथ अब जुड़ गए हैं जितेन जैन, जो कि साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ इन ऐप्स की टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। वेलकम, न्यूज़ 24 पर स्वागत है जितेन आपका। नमस्कार मानक, सभी को मेरा नमस्कार। तो ये जो चर्चा चल रही है, मैं सोच रहा हूं कि आज अपने दर्शकों के आम सवालों के जवाब हम दें। बहुत टेक्निकल, जाहिर है आप एक्सपर्ट हैं उसमें, आम शब्दों में समझाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो ये ऐप क्या होती है साहब? इसकी इतनी चर्चा है और पिछले कई सालों से हम लगातार सुनते हैं, ये ऐप डाउनलोड किया क्या, वो किया क्या, या सारी की सारी कंपनियां भी कहती हैं हमारा ऐप डाउनलोड करिए। क्या होता है ये ऐप, क्या फायदा होता है इससे? देखिए, बहुत साधारण अगर परिभाषा में समझाया जाए तो जैसे आप अपने कंप्यूटर पे MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको। और जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओला हुआ, उबर हुआ, ये जो एप्लीकेशंस हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, या जो गेम्स आप खेल रहे हैं, इन्हें मोबाइल एप्लीकेशंस कहा जाता है। दोनों के अंदर फ़र्क ये है, मानक आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जितेन, बोलिए। तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि जब आप एक अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको खाली एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और आप नेक्स्ट दबाते हैं और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अगर वो सॉफ्टवेयर किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी करता है, आपका डेटा चुरा रहा है या इस तरह की कोई बात कर रहा है, तो एंटीवायरस आपको अलर्ट दे देता है कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल सस्पिशियस बिहेवियर है। मोबाइल एप्लीकेशन के केस के अंदर क्या है कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो एग्रीमेंट तो कहीं आता नहीं है, वो कहीं पीछे छोटा सा छिपा होता है, पर आपसे 10 या 15 परमिशंस दी जाती हैं कि दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर फोन गैलरी, वांट्स टू एक्सेस योर SMS, और तो ये है कैमरा, ये सारा। और 99% लोग हम उसको नेक्स्ट दबाते हैं और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। अब फर्क क्या है कि पहले मामले के अंदर आपने कंप्यूटर पे जब आपने किया तो सिर्फ आपने उसको इंस्टॉल किया, और अगर उसने कुछ गलत किया तो एंटीवायरस ने आपको अलर्ट दिया। मोबाइल के अंदर क्या होता है कि अगर वो आपके फोन का डेटा चुरा रहा है, फोटोज चुरा रहा है, SMS चुरा रहा है, तो कोई भी एंटीवायरस या इस तरह की चीजें अलर्ट इसलिए नहीं देती कि आपने खुद उस एप्लीकेशन को वो सब करने की परमिशन पहले दी है। अब चुनौती ये है कि जब आप वो परमिशन देते हैं तो ये एप्लीकेशंस कहती हैं कि देखिए, अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको OTP आएगा, तो हम वो OTP पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप SMS की परमिशन दे दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेज रहे हैं तो आप हमको अपनी सारी गैलरी को पढ़ने की परमिशन दे दीजिए। टिकटॉक कहता है कि हम आपके सारे वीडियोस को और आपके दूसरे अकाउंट्स को, आपकी फोटो वगैरह को देखना चाहते हैं, तो आप परमिशन देते हैं। मगर अगर आपने परमिशन एक बार दे दी तो इस बात को जानने का कोई तरीका नहीं है कि जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप फोटो भेज रहे हैं, तभी एप्लीकेशन आपकी फोटोज का एक्सेस कर रही है कि ये पीछे से आपकी हमेशा करती रहती है। एक बार अगर आपने उनको चाबी दे दी तो ये जानने का तरीका नहीं है कि उस दरवाजे में एक बार आया या आपके पीछे से बार बार आया। उसी तरह लोकेशन का भी रहता है, लोकेशन में भी वो पूछते हैं, और अक्सर आजकल तो बहुत सारे ऐप्स ये पूछने लगे हैं कि आपकी लोकेशन हम जानना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन देते हैं? देखिए, इसे जो परमिशन मैनिफेस्ट कहा जाता है, जो 99% एप्लीकेशन इस समय प्ले स्टोर पे उपलब्ध हैं, ये क्या होता है कि मतलब कई बार जाने में भी, कई बार जानबूझ के भी और अनजाने में भी, ये जितनी पॉसिबल परमिशन है सारी ले लेते हैं और ज्यादातर लोग उसको दे भी देते हैं। तो आप देखेंगे जिन भी बड़ी एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेशली जो 59 एप्लीकेशन जो भी बैन करी गई हैं, उनके पास वो परमिशंस भी है जो आप भी खुद मैन्युअली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके ऑडियो को मैनिपुलेट करना, आपके बैटरी लेवल को लगातार चेक करना, आपके SMS के लिए आपके फोन वेदर इट इज स्लीपिंग, अवेक और टिल्ट है कि कितना है, ये भी इन परमिशंस आपके पास जानने का है। तो SMS, लोकेशन, आपकी फोन बुक, आपकी फोटोज, आपके वीडियोज, आप क्या टाइप कर रहे हैं, आपका SMS का इनबॉक्स, हर वो चीज जो आपके मोबाइल फोन में है, आपकी बैटरी का स्टेटस, कौन से फोन का टाइप है, और कौन कौन सी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन कौन से अकाउंट आपके फोन में कॉन्फ़िगर्ड है फेसबुक वगैरह के, वो सारी डेटा भी जो है लिया जाता है। और आप कहां कहां जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लोकेशन, सब कुछ।
और इसका नुकसान ये है कि आम आदमी को जो हमको जब कहा जाता है तो ये जाता है कि भैया प्रोफाइलिंग कर लेंगे, और ये कंपनियां कहती है कि हम ऐड के लिए प्रोफाइल कर रहे हैं, आपकी लोकेशन को जान रहे हैं ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएं। मगर खतरा ये है कि जो दुश्मन देश है, आज पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इस डेटा को अगर वेपनाइज करना हो तो लोकेशन का इस्तेमाल खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक असैसिनेशन लॉन्च करना है, या किसी कॉन्वॉय पर अटेम्प्ट करना है, या आपको मिलिट्री ट्रूप्स के मूवमेंट की जानकारी निकालनी है, ये सारी चीजें भी करी जा सकती हैं। आपको उस सर्कल में किसके फोन नंबर चल रहे हैं, उन कॉन्टैक्ट ग्रुप में कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये सारी चीजें प्रोफाइलिंग पर एस्पियोनाज के लिए भी मतलब इसको वेपनाइज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें करें क्या जितेन, क्योंकि ये ऐसी एप्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके जीवन के हर पहलू में होता है। खरीदारी आप ऐप से करने लगे हैं, पेमेंट्स आप ऐप से करने लगे हैं, बैंकिंग आप ऐप से करने लगे हैं, मोबाइल का बिल देना है वो भी आप ऐप से देते हैं, हर चीज़ का ऐप है, शॉपिंग का ऐप है, और ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके अलग ऐप्स हैं। हर कंपनी का आजकल एक अलग ऐप है। और देखिए, ये तो हम मानेंगे जितेन, ये तो हम मानेंगे कि इन ऐप से जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। किसी को पेमेंट करना हो 3 बार टैप किया और पेमेंट हो गया, कुछ खरीदना हो 2 बार टैप किया पेमेंट हो गया। लाइफ बहुत सिंपल बना दिया इन ऐप्स ने, ये तो सच है ना। जिनकी जिंदगी आसान भी हुई है, सुविधाजनक भी हुई है, बहुत बढ़ाव भी हुए हैं, व्यापार में भी आसानी हुई है, सारी बात है। ये मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अगर आप एक लड्डू है और वो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, और आपको बहुत पसंद भी है, आप उसको खाते हैं, और एक और लड्डू की दुकान खोले, वो उससे भी स्वादिष्ट लड्डू बनाए, मगर उस लड्डू में अगर जहर मिला हो, तो आप वो लड्डू को खाना चाहेंगे नहीं खाना चाहेंगे, यही फर्क है। जो अब कहा जाता है कि इतनी सारी ऐप हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, हम क्या कोई भी इस्तेमाल ना करे, ओला उबर, तो आपको जानना होगा कि एक बार जब आपने चाबी दी या सारी परमिशंस दी, वो देने के बाद जो पूरा का पूरा जहां जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल आपका एक तरह से जो चुनौती है, वो उस डेवलपर के, उस एप्लीकेशन के मालिक के इंटेंशन के ऊपर है कि क्या वो चोरी करना चाहता है कि नहीं। हर आदमी, एक दूसरे को हम चाबियां देते हैं, हर आदमी चोर नहीं होता, वैसे हर एप्लीकेशन भी चोर नहीं है। अगर आप बड़ी एप्लीकेशंस का नाम दें, आज गूगल हुआ, पेटीएम, फेसबुक हुआ, इनके ऊपर भी डेटा को हार्वेस्ट करने के या डेटा को चुराने के आरोप लगे हैं, मगर वो एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए डेटा चुराते हैं, और उन्होंने भी यूएस की एजेंसीज के साथ वो डेटा शेयर किया। मगर इनमें और चाइनीज कंपनियों में फर्क ये है कि वहां पे लोकतंत्र है, वहां पे आपका डेटा उनकी सरकार के कहने पर शेयर नहीं किया जाता, उनकी अदालत से अगर उनकी एजेंसियां आदेश ले आए तो उसके बाद शेयर किया जाता है। आप और मैं उनकी अदालतों में क्लास एक्शन सूट फाइल करके चुनौती दे सकते हैं, वहां डेटा प्राइवेसी कानून है। चीन के अंदर जो क्लाउड एक्ट है उनका, जो डेटा एक्ट आप एक तरह से सरल भाषा में समझ लीजिए, वो कानून ये कहता है कि ये जो कंपनियां हैं, ना सिर्फ जो जानकारी और जितनी जानकारी चीनी सरकार जब चाहे इनसे मांगे कि इनको वो सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, सरकार जब चाहे, ये नहीं कि अदालतें जब आदेश दें, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा सबसे खतरनाक जो बिंदु है, इनका ये 3 साल पुराना कानून कहता है कि चीन की जो सारी की सारी कंपनियां हैं, जो चीन के बाहर भी जो एक तरह से कारोबार कर रही हैं, चाहे वो हार्डवेयर की हो या सॉफ्टवेयर की, मोबाइल ऐप की हो, उनको चीन की सरकार को और उनकी गतिविधियों में भी सहयोग देना होगा। देखिए, गतिविधियों में सहयोग देना, तो अगर वो कहते हैं कि आप जासूसी में भी हमारा सहयोग दीजिए, हमारे लिए आप डेटा चुरा के लाइए, तो ये कंपनियां चीन के कानून के रूप में मजबूर हैं वो सब करने के लिए। इसलिए कल जो टिकटॉक का बयान आया कि हम जो है, हमने भारत के यूजर्स का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया, और हम फ्यूचर में भी अगर चीन की सरकार भी मांगेगी नहीं देंगे, ये कोरा झूठ, 100% सफेद झूठ है। कोई कंपनी ये कह ही नहीं सकती कि जो चीन की कंपनी है, जो उनकी पेरेंट कंपनी बाइडांस है, कि मैं चीन के सरकार के कानून का पालन नहीं करता। कानून है तो उनको मानना ही पड़ेगा, जाहिर है। इसलिए आखिरी बिंदु मैं आपको एक बताना चाहूंगा। देखिए, अब जो वेस्टर्न एप्स हैं, जो ये, और ये बड़ी सरल भाषा में हमारे आपके सबके समझने की बात है कि अगर आज कोई अमेरिकन ऐप है और यूरोपियन ऐप है, और वो भी मान लीजिए डेटा हमारा चुरा रही है, तो हमको लगता है कि ठीक है, इसका मिसयूज होगा, पर मुझे इसके कॉन्सिक्वेंस पता है। मगर अगर आपको पता हो कि ये डेटा आज जो ऐप है वो आपको पाकिस्तान या चीन से चुराया जा रहा है और चीन के लिए चुराया जा रहा है, तो समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि ये आपके दुश्मन मुल्क हैं, आपकी टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते हैं, आपके यहाँ आतंकवाद को परोसते हैं, दंगे करवाते हैं, भड़काते हैं। तो दुश्मन के दुकान से सामान खरीदने में और अपनी जानकारी देने में, और मित्र देशों से जानकारी देने में फर्क है। ओके, तो यानी एक पहला लेसन तो आपका ये हो गया, सीधा सीधा सबक, पाकिस्तान और चाइना जो दुश्मन देश हैं आपके, कम से कम उनकी कंपनियों के ऐप्स को अपने मोबाइल में इस्तेमाल ना करें। और बाकी देशों से अगर आप करते भी हैं तो बड़ा मतलब कंपैरेटिवली सेफर है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है और वहां की कंपनियों की इंटेंशन पर, नियत पर उतना शक आप नहीं करेंगे। एक तो ये सीधा सीधा सबक हो गया, ठीक है, मान लिया।
अब दूसरा ये बताइए कि मान लीजिए जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी परमिशन देनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं दिए बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो तो सब मांगता है, गैलरी की दीजिए, वीडियोस की दीजिए, माइक, कैमरा, कॉन्टैक्ट, सबकी मांगता है। देखिए, अब जो यथास्थिति है, जो प्रैक्टिकल इशू है, टिकटॉक से लेके, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, गूगल डुओ से लेके वीचैट तक, ये सारी एप्स 99% सेम परमिशन लेती हैं। सारी सेम इसलिए है कि ऐसा नहीं कि इनकी फंक्शनैलिटी कम या ज्यादा है, जिसकी फंक्शनैलिटी आधी भी है वो भी सारी परमिशन ले रहा है। मतलब अगर कहा जाए तो अगर आपको एक व्यक्ति को एक कमरे की चाबी देनी है तो आप पूरे घर के हर कमरे की चाबी दे रहे हैं, और जिसको 5 कमरों की चाहिए उसको भी 5 की दे रहे हैं। तो और दूसरा, 1.5 साल पहले तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो आप सारी परमिशन दीजिए या आप इंस्टॉल मत कीजिए। तो उस मजबूरी में लोग इंस्टॉल करते थे। अब पिछले 1.5 या 2 साल से एंड्रॉइड के अंदर जो नए वर्जन आए हैं उसमें गूगल का जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने ये सुविधा दी है कि आप चाहे तो सेलेक्टिवली कुछ परमिशंस को रिवोक कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो जेन्युइन ऐप्स है, जिसने गलती से ज्यादा परमिशन ले ली है, अगर उस जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग ऐप है और उसने आपने उसको फोटो गैलरी की परमिशन बाद में डिनाई कर दी, तो वो ऐप चलेगी। मगर जो सच में जो टिकटॉक जैसी ऐप्स हैं, जो सस्पिशियस ऐप, आप चुनौती करके देख लीजिए, अगर आप इनको वो परमिशन नहीं देंगे तो इनका कोड ही फट जाता है, बिकॉज वो कोड उस तरह की परमिशन पे डिपेंडेंट है और वो बिना परमिशन दिए काम नहीं करेगा। तो वो दिखाता है, तो इसमें ये होगा जो एप्लीकेशन सच में उस परमिशन का इस्तेमाल नहीं करी वो तो चल जाएगी और या बाद में आपसे दोबारा मांगेगी, मगर जो ऐप लगातार डेटा चुरा रही है वो एप्लीकेशन चलेंगी ही नहीं अगर आप सारी परमिशन ना दें। यानी कि मान लीजिए बैंकिंग ऐप है तो उसको वही परमिशन दीजिए जो उसको जरूरी है। ये टेक इट या लीव इट वाली कहानी है। या तो जितेंद्र, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब जो जिस तरह की ऐप है उसको उसी तरह की परमिशन पर हम सीमित कर सकते हैं, और तब भी अगर आपको वो यूज करने देती है तो उसकी इंटेंशन ठीक है। नए वर्जन्स के अंदर, कुछ फोनों के अंदर जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है, पिछले 1.5 साल पुराने जो वर्जन आए हैं सबके अंदर नहीं। ओके, एक और सवाल जितेंद्र, अब जबकि 59 चीनी ऐप बैन हो गई हैं तो इंडिया में उतने विकल्प हैं क्या? क्योंकि तमाम तरह की ऐप्स हैं, वो उस तरह के विकल्प हैं, टिकटॉक है, क्लब फैक्ट्री है, तमाम तरह के हैं। उतने अच्छे नहीं होंगे, पर देखिए जैसे कैम स्कैनर था, मैं आप भी माना कि आपने भी, मैंने भी कैम स्कैनर पास में दूसरे फोन पे यूज किया, आपने भी किया होगा और आपके कई हमारे मित्रों ने किया होगा। सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत लोग ट्रांसफर ऑर्डर आया, कोई पोस्टिंग आई, पर सबसे पहले कैम स्कैनर पे स्कैन करके सबको भेजते थे। 1.5 साल पहले गूगल ने उसको अपने प्ले स्टोर से डिबार कर दिया। पता चला कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप जो स्कैन कर रहे थे वो उसकी एक कॉपी चाइना में भी भेज रहा था। आज आर्टिफिशियल और बिग डेटा के जमाने में देखिए हजारों डॉक्यूमेंट्स, कितने सेंसिटिव और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे जो उन्होंने चाइना वो चले गए। तो ये एप्लीकेशंस आपका डेटा चुरा रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर आपके पर्सनल मैसेजेस चुराने का आरोप 3 दिन पहले एप्पल ने लगाया है। हुआवी के ऊपर तो एफबीआई की चार्जशीट है कि ये पेटेंट चुराते हैं, आपका जो इनोवेशन आईपीआर सब चुराते हैं। Xiaomi आपका फोन बुक एसएमएस चुरा रहा था 3 साल पहले, इन्होंने माना। तो ये डेटा लगातार चुरा रहे हैं। और दूसरा खतरा ये कि ये आपके उससे पैसा बहुत कमाते हैं। आज कैम स्कैनर का जो भारत में विकल्प है, गूगल का विकल्प है, एडोबे का विकल्प है, हो सकता है वो 2% आपको कम कंफर्टेबल हो, पर विकल्प है। जैसे वीचैट का विकल्प आज व्हाट्सएप के रूप में है या व्हाट्सएप का विकल्प टेलीग्राम के रूप में है, विकल्प है। हो सकता है परमिशन थोड़ी 4-5 बार इधर उधर हो, या भारतीय विकल्प भी हो, विदेशी विकल्प हो। मगर और अगर विकल्प नहीं भी है कुछ एप्लीकेशंस के, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और सरल भाषा में हम सारे देशवासियों को जानना चाहिए। मुझे नहीं पता चीन का इससे कितना नुकसान होगा। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं 4000 करोड़ का, कुछ लोग कहते हैं 50,000 करोड़ का इनकी वैल्यूएशन गायब होगी। पर आपको हमको एक बात समझनी है कि ये कंपनियां सारी आपको फ्री में अपनी एप्लीकेशन देती हैं। ये आपका डेटा चुरा के उस डेटा को मार्केटिंग के लिए बेच के, मिसयूज करके या अपनी सरकार को जासूसी के लिए दे के पैसा कमाती है। और जो वो हजारों खरबों या हजारों करोड़ जो पैसा कमाया जा रहा है, एक तरह से ये कंपनियों के ज्यादातर बोर्ड मेंबर या इनके जो एम्प्लॉइज है वो कहीं ना कहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, उसका स्टेटमेंट है 4-5 साल पहले कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को प्राथमिकता देंगे नौकरी देने में। तो और ये जो फौज है पीएलए, जिसने आपके 20 सैनिकों को मौत के घाट जो नृशंस तरीके से हत्या करी, ये कोई चीन की फौज नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। दिस इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो वहां की पार्टी की आर्मी है, देश की आर्मी नहीं है। पहला इकलौता देश है जो एक तरह से नक्सल गुंडे आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो पैसा वहां उन पार्टी को जा रहा है और उनकी फौज आके यहाँ पे मार रही है, इनडायरेक्टली हम और आप ये ना करें कि उन हथियारों को हम यहां से फाइनेंस करें, हम पैसे उनकी झोली में डालें कि वो हथियार खरीदे और हमारे सैनिकों को मारे। तो अगर कोई सी चीज का विकल्प नहीं भी है तो मत कीजिए, थोड़े दिनों में आ जाएगा। जैसे आप कभी भी अपने किसी दुश्मन को, या मैं पूरी उम्मीद से करता हूं कि आप किसी दुश्मन को कभी भी पैसा नहीं थमाएंगे अपने सीने पे वार करने के लिए। यही वार जब कोई आपके सैनिकों के सीने पे कर रहा है तो उसको आप फाइनेंस यहां से ना करें, इन एप्लीकेशंस का संपूर्ण तौर से बायकॉट करें।
और मेरी आखिरी उम्मीद भी सरकार से है, जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये भारत की सिक्योरिटी, सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दे रही हैं, तो जिन कंपनियों की एप्लीकेशन है और उनसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, Xiaomi हुआ, ZTE हुआ, Huawei हुआ, इनको भारत के मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से 5G के ट्रायल से भी तुरंत बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे जासूसी का खतरा और भी बड़ा है। 5 बड़े लोकतांत्रिक देशों ने, उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन ने आधा बाहर कर दिया है, कई देशों ने इनको जो है, यूरोप के अंदर आधे देशों के अंदर इनके ऊपर प्रतिबंध है, तो वो भी बैन करे और भारत को भी खड़े होकर एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि अगली बार कोई देश जब हमारी सीमाओं पे हिमाकत करे तो उन्हें हमारी आर्थिक ताकत का परिणाम पता हो। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजिकल जो स्तर पर जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो हैं, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी और कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है। उनमें भी खतरा है क्या? पेटीएम में चीन का पैसा है, जोमेटो में चीन का पैसा लगा हुआ है, ओला में चीन का पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टर है ना वहां, चाइनीज इन्वेस्टर, तो वहां तो खतरा नहीं है? मानक देखिए, मैं अगर बेबाक भाषा में कहूं तो पैसा खुदा नहीं होता, पर इन कंपनियों के लिए खुदा से कम भी नहीं होता। पैसे की तुतली बोलती है। पिछले 5 वर्षों के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स या कॉन्फ्रेंस हुई हैं, चाहे वो फिक्की की हो या CII की हो, चाहे एसोचैम की हो, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, आप 5 साल का चिट्ठा निकाल के देख लीजिए, 90% कॉन्फ्रेंसेस को बड़े पैसे से हुआवी और चीनी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया। ये स्पॉन्सरशिप का पैसा खाली लोगो लगाने के लिए नहीं दिया जाता, ये सबको पता है। वो कहते हैं कि आप हमारे हिसाब से इस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कीजिए, फिर आप पैसा भरते हैं, फिर थोड़े दिनों में यही इंडस्ट्री बॉडी खड़ी होती है। थोड़े दिन पहले आपने देखा DSCI जो है, हमारा NASSCOM, हमारे यहाँ का पैसा दिया हुआ, जो ये हमने इतना बड़ा खड़ा किया, ये देखते में तब्दील होकर बोलता है कि ये डेटा लोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी फंडिंग बाहर की कंपनियों से आ रही है। तो ये जो धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग है हमारे सिस्टम की, स्पॉन्सरशिप कीजिए, कंपनियों के अंदर स्टेक होल्डरशिप खरीदिए। और भारत सरकार ने अभी निवेश कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बड़े चीनी निवेश के ऊपर प्राइवेट कंपनी में, ताकि टेक ओवर ना हो जाए, इस पर रोक भी लगाई थी। इसलिए आप सावधान रहिए कि जो हो गया, नुकसान हो चुका हुआ है। जो पेटीएम के अंदर जो एप्लीकेशंस की आप बात कर रहे हैं, वो आधे मालिक बन के आज बैठे हैं। पर खतरा तो नहीं है ना उनमें, उन ऐप्स में ताकत का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जासूसी का खतरा तो नहीं है ना उन ऐप्स में जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है। लेकिन मान लीजिए वो इंडियन कंपनी है, अमेरिकन है, कोरियन है, जापानीज है, यूरोपियन कंपनी है। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। अगर आप उदाहरण के लिए देखना चाहें तो आज से 5 साल पहले ये गोबीबो के इतने बड़े बड़े विज्ञापन आते थे हमारे फिल्मी सितारों के, हमें लगता था ये तो कोई भारतीय कंपनी है कि जो इतनी सस्ती टिकटें देती है। और 5 साल पहले हमें पता चला कि ये कंपनी की जो ये कंपनी है, ये किसी साउथ अफ्रीकन कंपनी का, जिसके अंदर 60% स्टेक होल्डिंग थी, उसकी 90% स्टेक होल्डिंग जो है वो एक चाइनीज कंपनी के पास है। तो ये घुमा फिरा के 2-3 कंपनियों का नेटवर्क बना के, एक तरह से एक समय ऐसा आता है, पहले 20% लिया, फिर 40 लिया, फिर आपने 80% लिया, फिर आपने उसके को-फाउंडर्स को बाहर फेंक दिया और आपने अपने लोग बिठा दिए। तो ये पूरी प्रोसेस है और ये प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आज हो ना हो, पर आने वाले समय में जब इनका पूरा स्वामित्व होगा, जब पूरा कंट्रोल होगा, जब पूरी शेयर की हिस्सेदारी, भागीदारी और मैनेजमेंट एक की होगी, तब नुकसान होगा। आज वो स्थिति नहीं है, मगर हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो यानी अभी जिन कंपनियों में चीन का पैसा लगा हुआ है, अभी फिलहाल उनको डाउनलोड करने में थोड़ा सा सावधान रहें, लेकिन उन्हें अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। जैसे आपने बताया, ज्यादातर कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में चीन का पैसा लगा हुआ है, दुनिया भर में उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इसीलिए बच भी नहीं सकते पूरी तरह से। पूरी तरह से जो चाइना की कंट्रोल्ड कंपनियां हैं उनसे बचें, लेकिन जहां चाइना का पैसा है उनके साथ वी कैन लिव विद इट बेसिकली for a while, but we should not learn to live with it. Okay. We should learn to change. Okay. अच्छा, ये चीन की जो है, इसको छोड़ देना चाहिए। ओके, ये एप्स का कोई ऑल्टरनेटिव भी होता है क्या, या अब एप्स हमारी जिंदगी का, मोबाइल फोन की हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गए? नहीं, जैसे एक टीवी चैनल के ऊपर आप एक लाइव व्यू के बिना, कैमरे के बिना चैनल चल नहीं सकता, वो इस तरह से एप्लीकेशन मोबाइल का एक वो एक मतलब उसका UI लेयर वही है। नहीं, जैसे नहीं, ये मैंने इसलिए सवाल किया जितेन, क्योंकि वो सारी की सारी सर्विसेज आप वेब ब्राउजर के जरिए उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ का, पर सबका नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का वेब पे नहीं कर सकते। अगर आपको व्हाट्सएप वेब भी चलाना है तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कुछ जैसे गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव को आप बेशक ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, पर डेटा तो क्लाउड में ही स्टोर हो रहा है ना, आप ऑनलाइन करेंगे तो भी उनके सर्वर में ही जा रहा है। राइट। और वैसे भी फ्यूचर यही है, तो ऐप से बेसिकली बचा नहीं जा सकता, ये फ्यूचर है। बस ये कि आप अपने मोबाइल में कोई सेंसिटिव जानकारी रखें ही ना, और आप सावधान रहें कि जो आपका कोई भी सेंसिटिव या डॉक्यूमेंट है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, आप अवॉइड करें कि आप किसी भी इंटरनेट प्लेस प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर ना जाएं, अगर स्पेशली अगर वो विदेशी प्लेटफॉर्म है तो। ओके, बस आखिर में इतना और बता दीजिए जितेन
जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या यूज करते हैं, किन बातों का ख्याल रखें जिससे आपकी जासूसी होने का खतरा कम से कम हो जाए? देखिए, पहली बात तो आप खुद या अपने बच्चों को ये अंधाधुंध जो हम गेम डाउनलोड करते हैं, ये पबजी हुआ, इस तरह के गेम है, ये ना डाउनलोड करें। ये गेम सबसे ज्यादा एक तरीका है मैलवेयर फैलाने का, क्योंकि ये अच्छा कैमोफ्लेज होता है और इंस्टॉल करने वाले नौसिखिए होते हैं, बच्चे होते हैं। तो वो तो आप और कोई भी अनजान एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। बहुत बार आप देखेंगे, बड़ा रैम्पेंट है पिछले 5 महीने के अंदर, तो आप और देख रहे हैं, वो फर्जी कस्टमर सपोर्ट की एप्लीकेशन बनी हुई है, नकली बैंकिंग एप्लीकेशन बनी हुई है, आपको 50% डिस्काउंट कूपन की एप्लीकेशन मिल जाती है, और वो सारी की सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, चलती है नहीं, आपका सारा डेटा चुरा लेती है। जब तक जरूरी ना हो कोई भी ऐप आप अपने मोबाइल में अगर इनबिल्ट नहीं आई है तो आप इंस्टॉल, जो रेप्यूटेड ऐप है ठीक है, मगर आप इंस्टॉल करते समय ध्यान रखिए आप गूगल प्ले से ही डाउनलोड करें। आप ध्यान रखें कि जिस पर्पस के लिए आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है वो ओरिजिनल सोर्स से हो, असली कंपनी की हो, और वो जो परमिशन ले रही है उतने आप उसको जानकारी सोच समझ के दें, और अपने फोन में कोई भी पर्सनल सेंसिटिव डेटा ना रखें। तीसरा, बहुत बार मजबूरी होती है कि लोग कई बार कहते हैं कि अब जैसे जूम के ऊपर विवाद हुआ कि मैं क्या करूं, मेरे ऑफिस वाले करने के लिए कह रहे हैं, प्रैक्टिकल समस्या है, करें या मरें। तो अगर इतनी मजबूरी है तो आप एक और यूजर बना ले मोबाइल के अंदर, उस पर इंस्टॉल करें और अपना जो भी है काम करने का तो उसे दोबारा इंस्टॉल कर दें। तो कम से कम आप डैमेज को मिनिमाइज कर रहे हैं अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। और परमिशन जो मैंने जैसे बताया कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करिए 1000 तरह की परमिशंस मांगती है वो ऐप, तो कौन कौन सी परमिशन बेसिक हैं जो दें और कौन सी नहीं देनी चाहिए? देखिए, अब ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक टॉर्च नाम की एप्लीकेशन है तो उसे आपको फोटो गैलरी की अगर वो परमिशन मांग रही है तो देने की जरूरत नहीं है। मगर व्हाट्सएप है तो आपको फोटो की परमिशन देनी पड़ेगी, बिकॉज वो फोटोज एक्सचेंज करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, उसे गैलरी की परमिशन चाहिए। मगर अगर एक मान लीजिए बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो भी आप देखिए, और हिंदुस्तान के बैंकों की भी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपसे फोटो गैलरी की परमिशन मांग रही है। अब बैंक को आपकी फोटो गैलरी से क्या करना है? एग्जैक्टली। और लोकेशन, सारी एप्स लोकेशन क्यों मांगती है, और क्या ये देना जरूरी है, क्या देना चाहिए क्या लोकेशन? देखिए, अगर आप ओला के लिए समझ में आता है, जो ये ओला उबर टाइप एप्स हैं, लेकिन बाकी उनके लिए तो मजबूरी है और वो तो बता के लेते हैं। मगर ये है कि जैसे आप HDFC बैंक ले लीजिए, ये भी आपकी लोकेशन मांग रहे हैं, मगर उनका ये कहना है कि देखिए कई बार इतना फ्रॉड हो रहा है तो हम इसलिए मॉनिटर करते हैं कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो रही तो हमें पता रहे कि आप इंडिया में है, या सडनली अगर ट्रांजैक्शन अगर लंदन से हो रही तो हमें पता रहे कि ये बाहर दूसरी जगह से है, तो उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट भी है। मगर गैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको ये सीधा सीधा बताऊं। और इन कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि हम कब कब इन परमिशन का इस्तेमाल किस किस रूप में करेंगे और किस डेटा के लिए करेंगे, उस डेटा का क्या होगा। तो उनकी तरफ से भी रिवर्स ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज आप कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट, ओके। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो शायद बरसों से उनके जहन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जितेन। थैंक यू मानक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।